सकते हो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, क्या इनका योगदान है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बीए का टॉपिक है। बीए में अगर आपने एडमिशन ली है, वहां पर अगर आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर की जो शुरुआत की बुक है उसका सेकंड चैप्टर है ये। सेकंड चैप्टर में आपसे पूछा गया है कि जो राजनीति शास्त्र है उसका हमारे हिस्ट्री के साथ में, हमारे सोशोलॉजी के साथ में या फिर हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसके साथ में क्या संबंध है, क्या इनका योगदान है। ठीक है, तो ये जो हम आज तो हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के साथ में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का हमारे अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, अर्थशास्त्र का सॉरी अच्छा इसका क्या रिलेशन है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा राजनीति शास्त्र है उसका हिस्ट्री के साथ में क्या संबंध है, इस टॉपिक को मैं पहले कवर करवा चुकी हूँ। अगर किसी को ये वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियो को सर्च कर सकते हो, उसको आपको आराम से मिल जाएगी, नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये शुरू किया, एक सीरीज से शुरू की है मैंने कि पॉलिटिकल साइंस का जितनी भी जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है उसके मैंने एक एक चैप्टर और एक एक टॉपिक को मैं धीरे धीरे करके कवर करवाती रहूंगी। तो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं पूरी तरह से कवर करवा चुकी हूँ, अब मैं सेकंड चैप्टर करवा रही हूँ। और इसी तरह से मैं ये भी बता दूं आपको कि सोशोलॉजी, बीए की सोशोलॉजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है वो भी मैंने इसी तरह स्टार्ट की है, उसमें भी मैं फर्स्ट जो चैप्टर है कवर करवा चुकी हूँ और सेकंड चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और रह गया, वरना तो मैं उसके 2 चैप्टर कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बता देना जरूरी है कि आपको कौन कौन से अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मेरी वीडियोज को आराम से वहाँ पर देख कर समझ सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है और जो हिंदी व्याकरण है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बीएड करने वाले हो आप, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन आपको मेरे चैनल पर मिल सकती है। तो चलिए अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में। तो इस टॉपिक को जब आप लिखोगे पेपर में, ज्यादातर मैं जब भी क्वेश्चन आपको बताती हूँ ना कि देखो मैं क्या करती हूँ, जब मेरी कोई भी वीडियो आप उठा के देख लोगे तो मैंने ना सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बताया बल्कि मैंने आपको थोड़ी सी एडवाइस भी दी है कि आपको जब बीए में आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आप पेपर दोगे तो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर यानी कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता, फर्स्ट टाइम आते हैं उनको क्या पता होगा। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन जो है आपको मान लो यही क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो है राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में बताइए, तो सबसे पहले नंबर पर आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे। ठीक है, मीनिंग में पता है क्या लिखना होता है, मीनिंग में आपको इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन देनी है, यानी थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस क्या होता है थोड़ी सी उसकी लाइनें देनी है और फिर नेक्स्ट पे आपने जो इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र क्या है इसकी 2-3 लाइनें बता देनी है। ठीक है, इसको हम मीनिंग कहते हैं। उसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस को हम हिंदी में कहते हैं परिभाषाएं। ठीक है, अगर कोई परिभाषाएं भी हैं इसकी, ठीक है, अगर है कोई परिभाषा तो कृपया परिभाषाओं को जरूर लिख के आए, आपके मार्क्स कुछ ज्यादा ही अच्छे आने वाले हैं फिर। और मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 2 डेफिनेशंस लिखनी है। ठीक है, अब तीसरी जो चीज हमारी इसमें आएगी वो ये आएगी सीधा कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ पर लिख देना, सबसे पहले मैं भी टॉपिक करवाऊंगी ना तो जो हेडिंग में लिखूंगी वो ऐसे 3, 4, 5 जो हेडिंग है वहां पर लिख के फिर अंदर उसको एक्सप्लेन करिएगा। और लास्ट में जो हम चीज हमेशा जो है कवर करते हैं वो है हमारा कंक्लूजन, क्योंकि ये तो आपको पता है कि जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा लास्ट में ही आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कंक्लूजन को तवज्जो देके बिल्कुल भी राजी नहीं है, कंक्लूजन को तो बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई बात नहीं, हमने इतना तो लिख दिया ना। नहीं भैयो, ठीक है, ये जो कंक्लूजन है ना ये पूरे 2 मार्क्स का कंक्लूजन होता है। ठीक है, 2 मार्क्स का कंक्लूजन होता है और आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 लाइनें कंक्लूजन की लिख के आ जाओ, चल जाएगा भाई। ठीक है, तो आप कभी भी कंक्लूजन को अवॉइड करने के तो बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, गलती से भूल गए हो तो बैठ के रो सकते हो क्योंकि आपके नंबर 2 तो कटेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, बीए में स्पेशली, तो आपको क्या करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। पहले नंबर पर मीनिंग, दूसरे नंबर पर ही डेफिनेशन, फिर तीसरे नंबर पर जो भी आप लिखने वाले हो और लास्ट में तो अपना कंक्लूजन आता ही आता है। आया कुछ समझ में? चलिए, और आपको पता है कि 18 मार्क्स का अपना बीए में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 18 मार्क्स के आते हैं, जिसमें कम से कम आपको जो 6 पेजेस तो लिखने ही होते हैं। ठीक है, 6 पेज आपको लिखने ही लिखने हैं, तभी आपको नंबर 18 में से मिलना शुरू हो जाएंगे। 5 लिख के आ जाओगे तो वो नंबर वैसे काट डालेंगे, इसने तो 5 ही पेज लिखे हैं। तो हमेशा याद रखना, मैं बीए कर चुकी हूँ तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरी एडवाइस आप मानोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो मेरा तो नंबर बहुत, पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली बात करूँ तो बहुत ही कम आए थे। जब हमारे एमएसटी हुए थे ना तो बहुत ही कम नंबर आए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था। फिर मैं टीचर्स के पास गई, मैंने बोला कि मैम ये तो मेरे बहुत ही कम नंबर है, पॉलिटिकल साइंस में मेरे +2 में 89 आए थे, पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली। तो मैं कहा मेरे नंबर तो बहुत ज़्यादा कम आए हैं। तो मैम ने बोला कि तुम्हारी ये गलतियां हैं, क्योंकि अब तुम बीए में आ चुके हो, +2 में लिखने का जो तरीका था वो कुछ और था। अब तुम बीए में आ चुके हो तो इसमें 18 मार्क्स का है, 6 पेज लिखने हैं और ऐसे ऐसे आपको फॉर्मेट अपनाना है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होता। आपके पास उस क्वेश्चन से रिलेटेड नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन लिखने का तरीका भी उसमें शामिल कर लोगे तो मार्क्स तो आपके बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अब मैं बात करती हूँ राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में। हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले क्या होता है कि राजनीतिक शास्त्र और जो हमारा अर्थशास्त्र है उसके बीच में काफी ज्यादा गहरा संबंध पाया जाता है। लेकिन क्या था पहले कि बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो कि राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में बिल्कुल भी संबंध नहीं समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक शास्त्र का एक अंग है और इसलिए वो इसको राजनीतिक आर्थिकता कहा करते थे, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब दोनों को साथ में जोड़ दिया करते थे। इसको एक पार्ट यानी कि एक अंग ही माना करते थे। लेकिन क्या था कि 19वीं शताब्दी में एडम स्मिथ एक विद्वान आए जिन्होंने कहा कि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो एक फ्री सब्जेक्ट है, एक स्वतंत्र विषय है, उसका राजनीतिक शास्त्र का वो भाग नहीं है, उसका अलग एक अपना महत्व है, वो किसी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स जो है हमारा क्या होता है। तो क्या होता है कि धन का उत्पादन, वितरण, विनिमय, ठीक है, और इन सभी चीजों का अध्ययन करना, उपभोग जैसी चीज भी होती है, ठीक है, प्रोडक्शन होती है, कंजप्शन हो, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बोलते हैं, कंज्यूम करना, सॉरी कंज्यूम, ठीक है। तो ये सब जो चीजें होती हैं हमारी, इन सभी की स्टडी करना अर्थशास्त्र के अधीन आता है। यानी अर्थशास्त्र क्या करता है, सारे पैसे से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उन सभी का जो अध्ययन है हमारा अर्थशास्त्र ही करता है। आया समझ में? ये जो मैंने लाइनें बताई हैं, मेन क्वेश्चन आप जब लिखोगे उससे पहले ऊपर जो है कुछ लाइनें ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है कि राजनीति शास्त्र की अर्थशास्त्र को देन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है उसने हमारे अर्थशास्त्र यानी कि जो इकोनॉमिक्स है उसको क्या दिया है, क्या क्या चीजें जो है उसने उसको प्रोवाइड की है। तो पहला जो इसके अंदर सब पॉइंट्स आएगा, बड़ी बड़ी हेडिंग लिखना ही है, हो सके तो ब्लैक पेन यूज कर लेना, ठीक है। हेडिंग लिखने के लिए स्पेशली ब्लैक पेन यूज करोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोई पिक्चर्स आपके दिमाग में है तो थोड़ा सा साइड में, जैसे क्वेश्चन लिख रहे हो तो थोड़ा सा साइड में थोड़ी सी पिक्चर बना दो। ये तो मैं भी जानती हूँ कि टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि 6 पेज लिखने होते हैं और आपको कम से कम क्या होता है 9 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको जब फाइनल पेपर देते हो आप लोग, ठीक है। तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 4 यानी क्या, और हर लॉन्ग क्वेश्चन में 6 पेज भरने होते हैं। तो टाइम तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो फास्ट राइटर हैं, जल्दी लिख सकते हैं, उनके लिए ये है कि ब्लैक पेन भी यूज करें और थोड़ी सी पिक्चर भी बना दें उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी। जैसे अर्थशास्त्र के बारे में पूछा है तो पैसे, जो हमारे नोट नहीं होता, नोट पैसे वाला जो नोट होता है उसको बना दो, बस थोड़ा बहुत सोचो दिमाग में। बस पॉलिटिकल साइंस में किसी राजनेता की पिक्चर बना दो थोड़ी सी, और अर्थशास्त्र के लिए क्या करो, थोड़ा पैसे बना दो, बस ये थोड़ा सा सोचोगे तो अपने आप पिक्चर आ जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। ज्यादा भारी भरकम अच्छी ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा कलर चल जाएगा, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र के अर्थशास्त्र को देन की बात करें तो पहला पॉइंट ये आता है कि आर्थिक प्रगति के लिए, ठीक है, आर्थिक प्रगति के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। चलिए, जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि आर्थिक प्रगति यानी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश में हर दिन लगातार झगड़े होते रहते हो, आंदोलन चलते हो, क्रांतियां चलती हो, मारकाट चलती हो, वहां पर जो आर्थिक प्रगति की जो गति है बहुत ही धीमी धीमी करके चलेगी। ठीक है, इसीलिए अगर हमें इकोनॉमिक के रूप में हमने प्रोग्रेस करनी है अपनी बहुत ज़्यादा, तो हमें क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस ही तो लेके आएगा, क्योंकि जो राजनीति शास्त्र है कुछ ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करता है जो कि हमारे देश में क्या है, राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाने का जो है वो काम करता है। ठीक है, दम रुकिएगा, चौक निकाल लो। ठीक है, सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो है कि राज्य आर्थिक नीतियों का निर्माण करता है। राज्य आर्थिक नीतियों का निर्माण। देखिए क्या है कि जो राज्य है, राज्य आपको पता है राज्य का रिलेशन किससे है, पॉलिटिकल साइंस से है, राजनीति से जो है संबंध रखता है राज्य। तो उस पॉइंट में कहने की बात ये कही गई है कि जो राज्य है वो आर्थिक नीतियों का निर्माण करता है, यानी कि आर्थिक नीतियों को बनाता है। जैसे मैं आर्थिक नीतियों का एग्जांपल की बात करूं तो हमारी कृषि नीति है, आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट जो होता है उससे रिलेटेड नीति है, बैंक नीति है, कृषि नीति है, उद्योग नीति है। ठीक है, तो ये सब जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं उनका निर्माण भी हमारा राज्य ही करता है। अब तीसरी की देखो, अब ये सारी चीजें क्या है, हम लोग ये चीज बता रही हूं मैं आपको कि राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र की कैसे मदद कर रहा है। पहले उसने क्या किया, आर्थिक जो हमारा अर्थशास्त्र है उसने, पॉलिटिकल साइंस ने पहले तो राजनीतिक स्थिरता ला दी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसने ला दी। दूसरा है पॉलिटिकल साइंस ने आर्थिक नीतियों का भी निर्माण कर दिया, अर्थशास्त्र को कुछ नहीं करना पड़ा, पॉलिटिकल साइंस ही सब कुछ कर रहा है। और तीसरा क्या किया राज्य ने, राज्य आर्थिक नीतियों को लागू भी करता है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि जो राज्य है वो सिर्फ आर्थिक नीतियों का निर्माण ही नहीं करता है बल्कि वो आर्थिक नीतियों को लागू भी करता है, क्योंकि राज्य के पास अपनी इच्छा को लागू करने की एक सुप्रीम, एक सर्वोच्च शक्ति उसके पास में होती है। अगर कोई व्यक्ति राज्य के द्वारा बनाए गए किसी नियम और कानून को मानने से इनकार कर देता है, नहीं मानता है, तो राज्य उसको दंडित भी कर सकता है, उसको सजा भी दे सकता है। तो यानी कि आर्थिक नीतियों को वो राज्य जो है बनाता भी है और लागू भी करता है। अब देखो इससे कितनी ज्यादा हेल्प जो है हमारी इसको मिल रही है। उसके बाद है आर्थिक प्रणाली भी निश्चित करता है। इसमें एक और पॉइंट आप कर सकते हो कि जो आर्थिक प्रणाली होती है, ठीक है, आर्थिक प्रणाली निश्चित करना, डिसाइड करना कि हाँ ये वाली आर्थिक प्रणाली होगी हमारे भारत देश में। अब आपको पता है कि हमारे जो विश्व है, जो पूरी दुनिया है, उसमें अलग अलग टाइप की आर्थिक प्रणाली जो है वो पाई जाती है। जैसे आर्थिक प्रणाली कौन सी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये आर्थिक प्रणाली है। ठीक है, तो अब जो राज्य है वही ये डिसाइड करता है कि इन तीनों में से कौन सी अर्थव्यवस्था सही है, किसको हमारे राज्य में लागू किया जाना चाहिए, किसको लोग सपोर्ट करेंगे, ये सब भी क्या है, हमारा राज्य ही डिसाइड कर देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो वो है आर्थिक समस्याओं का हल भी राजनीतिक है। आर्थिक समस्याओं का हल, हल यानी कि सॉल्यूशन जो है वो, ठीक है, आर्थिक समस्याओं का हल राजनीतिक। देखो क्या होता है कि बहुत सारे आर्थिक समस्याएं होती हैं, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि मालिक और मजदूर के बीच में जो है सैलरी को लेकर झगड़ा हो जाना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी ही नहीं मिलती है, अचानक से तालाबंदी हो जाती है। तालाबंदी में क्या होता है, सारा काम ठप हो जाता है। जैसे भी लॉकडाउन हुआ था ना, लोगों को खाने पीने के लाले जो है वो पड़ गए थे, लाले पड़ गए थे।
ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं। किसी को जॉब ही नहीं मिल रही है, किसी को जॉब मिल रही है तो इतना कम सैलरी उनको देने को मिल रही है। अमीर लोग हैं जो गरीब लोगों को लूटे जा रहे हैं, जो मालिक है वो मजदूर से इतना काम करवा रहा है, सैलरी बहुत ही कम दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पैसे से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं। इसको आर्थिक प्रॉब्लम ही कहेंगे। सोशल प्रॉब्लम में क्या होता है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब हमारी सोशल प्रॉब्लम है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आर्थिक समस्या के बारे में। ठीक है, तो यही हमारी चीज आती है कि ये जितनी भी हमारी आर्थिक समस्याएं होती हैं वो राजनीतिक होती हैं, यानी कि इनका जो सॉल्यूशन होता है वो राजनीतिक होता है, क्योंकि राज्य इन समस्याओं को सुलझाने के लिए नियम बनाता है। और राज्य किससे संबंध रखता है, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस से रखता है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो है कि 6 पॉइंट है ये, राज्य उत्पादन और वितरण। ठीक है, जो राज्य है वो उत्पादन और वितरण भी निश्चित करता है। जो राज्य है वो ये देखता है कि हमारे जो राज्य है, हमारे जो देश है, उसमें जो जितने भी नागरिक रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रहे जो आर्थिक तौर पर समस्या को सामना कर रहा हो, जिसको जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हर इंसान को जीने के लिए ये चीज तो चाहिए। ठीक है, तो राज्य देखता है कि हर किसी को खाना पीना रहने की जगह जो है प्रॉपर मिले, कोई भी आर्थिक रूप से तंगी में ना रहे। उसके बाद राज्य के पास ये भी शक्ति होती है कि कुछ जो नशीले पदार्थ होते हैं, जो कुछ ऐसी घटिया चीजें होती हैं जिनका लोग सेवन करते हैं, उस पर बैन लगा दे, प्रतिबंध लगा दे। जैसे तंबाकू को मना करते हैं, कितना कैंसर होता है उससे, बीड़ी सिगरेट को मना करते हैं। एग्जाम्पल की बात ले लो, यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, पता नहीं थे, जो भी था, ठीक है, उन्होंने शराबबंदी को उन्होंने किया था, शराब बंद कर दी थी। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं पाया, लोगों ने चोरी चुपके बहुत कुछ उन्होंने बनाई, कच्ची शराब पता नहीं कहाँ करके किया था। लेकिन ये ऊपरी तौर की हम लोग बात करें तो राज्य सरकार जो थी वहाँ की बिहार की, उन्होंने शराबबंदी की थी। उनको पता था कि शराब पीने से कितने लोग ऐसे बेवड़े बन के घूमते रहते हैं और बच्चों और अपनी पत्नियों को मारते हैं, बहुत कुछ चीजें जो है हमारी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये भी हमारा राज्य ही तो डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद है कि उत्पादन को भी नियमित करता है। 2 मिनट रुकिएगा, हाँ दिख रहा है, वो देखना पड़ता है ना कि इस वीडियो में दिख भी रहा है कि कहीं नीचे का सीन ही ना दिखे और पॉइंट लिख दूं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि राज्य उत्पादन को नियमित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि राज्य उत्पादन को नियमित करता है। देखो क्या होता है, राज्य ये देखता है कि जितने लोग हमारे राज्य में रह रहे हैं, जितने लोग हमारे देश में रह रहे हैं, उन सभी के लिए, मतलब सिंपल सी बात है कि लोगों के हिसाब से चीजों को बनाया जाए। ठीक है, अगर लोग ज्यादा हैं, कोई चीज कम बन रही है तो क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और उसके बाद क्या है कि अगर लोग कम हैं और चीज बहुत ज्यादा बनी जा रही है, बहुत ही ढेरों लग गए हैं, तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसको कोई लोग खरीदेगा नहीं, ऐसे सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो राज्य ये देखता है कि जितने लोग हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही चीजों को बनाओ, ताकि ना उसकी कीमत बढ़े और ना ही वो वेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हो कि पूरे 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो राजनीतिक शास्त्र है उसने अर्थशास्त्र को ये सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम करेंगे कि हमारा जो अर्थशास्त्र है, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है, अब उसने पॉलिटिकल साइंस को क्या दिया है, ये टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है कि अर्थशास्त्र यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो पॉलिटिकल साइंस को क्या अपना योगदान देता है। ठीक है, अब ये टॉपिक करेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस इसको क्या देता है। अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंस को क्या अपना योगदान देता है। पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि आर्थिक स्थिति जो होती है ना वो मनुष्य की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, आर्थिक स्थिति मनुष्य की चलिए
कहता है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक एक जो स्थिति है वो मनुष्य की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है। अब कैसे करती है? देखो, हमारे देश में अमीर गरीब लोग रहते हैं। जो गरीब लोग हैं, बताओ वो क्या करेंगे? गरीब लोगों का काम क्या होता है? वो सिर्फ दिन भर में खाना उनको मिल जाए, रोटी कमा ले, थोड़े बहुत पैसे कमा ले, जिससे उनका पेट भर जाए। उनके पास टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम कहाँ से निकाले? क्योंकि उनके पास खाने पीने के लारे पड़े होते हैं। वो लोग बस पूरे दिन में यही स्ट्रगल करते रहते हैं किस प्रकार से उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अब गरीब लोग सिर्फ इसी में ही बिजी है, और उनके पास पैसे होते तो वो क्या सोचते? वो देखो, ये तो मैंने गरीबों की हालत बता दी। अब अमीर लोग देखो, इतना सारा पैसा है, फ्री टाइम है, क्या करें उनको नहीं पता है। तो क्या है, अगर हम अमीर हैं तभी हम लोग राजनीति में जा पाएंगे, हम तभी चुनाव लड़ सकेंगे, हम तभी वोट दे सकेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो वोट देने भी नहीं जाते हैं। क्योंकि एक दिन क्यों वो लाइन में खड़े हुए? क्योंकि लोग वोट देने इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम वोट देने गए तो उस दिन की जो दिहाड़ी है हमारी वो चली जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वोट देने ही नहीं जाते हैं। और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वोटर कार्ड ही नहीं बनवाया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वोटर कार्ड कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। और ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने कभी ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उनको रोटी ही कमानी है भाई, जीने के लिए। लेकिन जो अमीर लोग हैं, फ्री टाइम है, पैसा बहुत है, उनके पास कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, कोई सीट खरीद सकते हैं। तो यही है अमीर गरीब का फैसला। जिसकी आर्थिक स्थिति सही होगी वही उसकी राजनीतिक स्थिति भी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि वो पॉलिटिकल के बारे में सोच पाएगा, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, उस पास पैसे हैं, जहां मर्जी पैसा लगा सकता है। वो आया कुछ समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो वो है कि जो हमारी आर्थिक, चलो मैं यहीं पर लिख देती हूँ। आर्थिक जो असमानता होती है ना, वो राजनीतिक क्रांतियों को जन्म देती है। ठीक है, राजनीतिक क्रांतियों को जन्म। आपको भी पता है कि जहां लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? जहां सिंपल सी बात है, जिस समाज में लोग गरीब हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, सरकार उनके लिए कोई काम नहीं करना चाहती है। झूठे वादे तो चुनाव के टाइम पे बहुत कर देते हैं, चुनाव प्रचार में, कि हम ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, लेकिन जैसे चुनाव वैसे ही नेता भी गायब। ठीक है, तो वही इसमें लिख रखा है कि जब आर्थिक असमानता होती है, अमीर गरीब का जो डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। कुछ लोग 56 पकवान खा रहे हैं तो कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। तो जो लोग परेशान हैं, सरकार के झूठे वादों से पूरी दुखी हो चुके हैं, वो क्या करेंगे? वो राजनीतिक क्रांतियां करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, आंदोलन करते हैं, रैलियां करते हैं, भूख हड़ताल भी कुछ लोग करते हैं। और आज तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर भी चुके हैं। अभी तो देखो किसान आंदोलन भी चला हुआ है, क्योंकि किसानों को ऐसा लग रहा है कि जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो भी नए कानून बनाए गए हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि उनका यही कहना है कि हमारे जो भी कानून बनाए गए वो हमसे कम से कम पूछ तो लेते एक बार कि हमको वो ठीक भी है कि नहीं, हमारे लिए ठीक है कि नहीं, सीधा सरकार ने बना दिए हैं। मैं किसान आंदोलन के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, ना मैं सरकार के विरोध में बोल रही हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है। तो यही है कि जहाँ पर लोग दुखी हैं, उनको लगता है कि उनके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है, लगातार उनको इग्नोर किया जा रहा है, वो लोग क्या करेंगे? सड़कों पे उतरेंगे, क्रांतियां करेंगे, और क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्थव्यवस्था सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है। अब देखो प्रभावित कैसे करती है। देखो क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो अब क्या है, हम अमेरिका की मैं एग्जांपल की बात करूं तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जहां पर हर किसी को खुली बाजार व्यवस्था दी गई है, खुला व्यापार जिसे बोलते हैं। ठीक है,
जहाँ पर वो जहाँ मर्जी जितना मर्जी आराम से अपना जो व्यापार है वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन चीन की बात करें तो चीन में साम्य, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जहाँ लोगों को व्यापार करने के लिए कोई मुक्त व्यापार जो है वो जो बाजार है वो नहीं दिया गया है। तो अगर हमारे जिस देश में फ्रीडम होगी वहीं उसी टाइप की सरकार होगी, सरकार नीतियों को बनाएगी। क्योंकि जहाँ लोगों के बीच में राजनीति को लेकर जागरूकता नहीं है, वो सरकार ने कुछ भी बना दिया है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है। लेकिन जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, राजनीति के बारे में जानते बूझते हैं, उनको पता चला कि सरकार ने ये नीति बनाई है, नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, तो वो सड़कों पे उतर आए। उन्होंने कहा कि सरकार आपने ये नीति गलत बनाई है, इसको बदलो। जब लोगों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है राजनीति में, राजनेता क्या आपके लिए करने वाले हैं, जब तुमको कुछ पता ही नहीं है तो राजनेता तुम्हारा शोषण करेंगे करेंगे। इसलिए तो कहते हैं पढ़ो पढ़ो लिखो, क्योंकि पढ़ने से तुम्हें तुम्हारे राइट्स का पता चलेगा और तुम्हारी ड्यूटीज का भी तुमको पता चलेगा। आया कुछ समझ में? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र ने राजनीति शास्त्र को क्या योगदान दिया है, सिर्फ 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर आते हैं। बाकी और भी पॉइंट है, लेकिन यही चीज को उन्होंने रिपीट मार के रखा है कि हम टाइम वेस्ट करें। लिखने में भी टाइम वेस्ट मत करिएगा और ना ही सोचने में, फालतू में इतना वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि वहां पर लिखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो जितना आप टू द पॉइंट लिख सकते हो, मेन लिख सकते हो, उतना ही करिएगा, ज्यादा नहीं सोचना। अब मैं यहाँ पे एक लास्ट के 3 पॉइंट्स और कवर करवा देती हूँ। वो ये है कि इनके बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। अब तो मेरा भी गला सूखने लगा है बोल बोल के। चलिए अब हम करने वाले हैं डिफरेंसेस के बारे में, कि राजनीति शास्त्र और जो हमारा अर्थशास्त्र है उसके बीच में डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, कौन से अंतर पाए जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट हमारा आता है वो है विषय को लेकर, ठीक है, विषय वस्तु में अंतर। अब देखो विषय वस्तु में अंतर तो ऑफ कोर्स हमें देखने को मिल ही रहा है। सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही तो चीजों का अध्ययन करता है, कौन कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वितरण हो रहा है, कितना धन का उत्पादन हो रहा है, कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ऑफ कोर्स हमारा इकोनॉमी करेगा। इकोनॉमी पैसा यानी कि इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या करता है, सिर्फ पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उन्हीं का अध्ययन करता है। लेकिन हम राजनीति शास्त्र की बात करें तो राजनीति शास्त्र क्या करता है, राजनीति शास्त्र मनुष्य के बिहेव का भी अध्ययन करता है। औपचारिक अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल जितनी भी पॉलिटिकल संस्थाएं होती हैं उन सभी की स्टडी जो है हमारा यही करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड करता है और राजनीति शास्त्र हर टॉपिक का अध्ययन करता है जो भी हमारे पॉलिटिक्स से संबंधित है, ठीक है। इसमें धार्मिक मत लीजिएगा, जो पॉलिटिक्स से संबंधित है उन सब चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं। अब मैं अध्ययन विधियों की बात करूं, ठीक है, अध्ययन विधियों में अंतर। अध्ययन विधियों में अंतर ये होता है कि ये जो अर्थशास्त्र जो होता है ना, ये किसी भी चीज का जब अध्ययन करता है, ठीक है, कोई भी अध्ययन करता है तो आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर करता है और इसीलिए ये क्या करता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है किसी भी चीज की अगर इसको स्टडी करनी हो तो। लेकिन जो हमारा राजनीति शास्त्र होता है ये दार्शनिक वो के लिखा है, लेकिन हमारा राजनीति शास्त्र होता है ये दार्शनिक विधि का प्रयोग करता है। क्योंकि जो हमारा राजनीति शास्त्र है, लोगों का बिहेव कैसा है, कैसी हमारी राजनीति चल रही है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, कैसे दबाव समूह बनते हैं, कैसे लोग और सरकार के बीच में अच्छे संबंध बनते हैं, क्यों टूट जाते हैं, तो इन सभी का जो स्टडी होती है वो हमारा राजनीति शास्त्र ही हमारा करता है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और मैं इस टॉपिक का कवर करवा दूं, ठीक है, भविष्यवाणी को लेकर ही सीधा लिख देती हूँ। देखिए भविष्यवाणी में क्या होता है कि जो हमारा अर्थशास्त्र होता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भाग्यशाली लिखने की कोशिश की है, ठीक है। भविष्यवाणी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। भविष्यवाणी में देखो क्या होता है कि जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र जो भी अध्ययन करता है इसके बाद जो वो फ्यूचर में बताता है कि ये होगा वो होगा, तो वो सही भी होता है।
क्योंकि क्या करते हैं, जो अर्थशास्त्र होता है वो पूरे आंकड़े निकालता है, पूरे तथ्यों के आधार पर अपनी स्टडी करता है। तो इसके बाद जो भी वो फ्यूचर के लिए कोई भविष्यवाणी करता है कि आज ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसे ही बनी रही तो आगे चल के अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, यानी जो भी अर्थशास्त्र भविष्यवाणी करता है तो वो ऑलमोस्ट सही हो जाती है। लेकिन राजनीतिक शास्त्र जो भविष्यवाणी करता है वो सही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि राजनीतिक शास्त्र में मनुष्य के जो ह्यूमन बिहेवियर होता है हमारा पॉलिटिकल साइंस में, तो क्या होता है, मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार होता है वो बदलता रहता है। और वैसे भी हमारे समाज में हमारे जो पॉलिटिक्स है उसमें समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। तो जहाँ पर चेंजेस आते रहते हैं वहाँ पर फ्यूचर के लिए कोई चीज़ डिसाइड करना, कोई भविष्यवाणी करना, तो वो बिल्कुल भी राइट नहीं होगी। क्योंकि समय बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। आज जो हमारे पास है क्या पता वो कल ना हो। तो हम लोग आज सोचें कि आज मैं पास हूँ, मैं आगे चल के टीचर बन जाऊँगी, क्या पता कल तुम मर जाओ। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर कहने की कोशिश की है। अब लास्ट में जो आपको यहाँ पर रखना है वो है हमारा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन को लास्ट में आप जरूर हैंडल करिएगा। 2 मिनट रुकिए। हाँ, शुक्र है चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा टॉपिक है कवर हो चुका है। ठीक है, वीडियो मटेरियल पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तो मैं पहली बार हुआ कि थक गई हूँ। चलिए छोड़िए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे चैनल पर आपको ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।